हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास आप देखेंगे तो यहाँ मिलेगा क्लास 11। तो क्लास 11th का एनुअल एग्ज़ाम, जो एनुअल एग्ज़ामिनेशन आपका 2024 में ये आपका बिहार बोर्ड से हुआ था, तो उस पेपर का हम लोग सलूशन देखेंगे। ये आपका आप जान रहे हैं कि ये क्लास 11th है और सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, यानी रसायन शास्त्र है। ठीक, तो इसमें कुल देखें 70 प्रश्न आपको मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे तो कुल 70 प्रश्न आपको मिलेगा बहुविकल्पी, 20 प्रश्न आपको ये लघु उत्तरी अति लघु उत्तरी ये रहेंगे। ये आपके 70 बहुविकल्पी हैं, ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 6 प्रश्न आपको मिलेगा दीर्घ उत्तरी। तो टोटल आपके 96 क्वेश्चन हैं। टोटल क्वेश्चन जो हैं वो कितने हैं? 96। और समय आप जान ही रहे हैं 3 घंटे 15 मिनट है। पूर्णांक 70 है। तो 1 बाई 1 करके हम लोग इसको देखते हैं। क्वेश्चन को देखने का हम लोगों का यहाँ फोकस रहेगा। तो देखें, इसमें 35 क्वेश्चन जो है वो करना होता है, बच्चों को 35 प्रश्न करना होता है 70 में से। बट यहाँ हम लोग पूरा सॉल्व करने वाले हैं, इससे आपको नॉलेज होगा। ठीक, तो देखें, यहाँ पर जूम कर देते हैं जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 पिकोमीटर इज रिटेन एज, 1 पिकोमीटर को लिखा जाता है किसमें? आप जानते ही हैं, ये 10 की घात -12 मीटर है। ध्यान दें, 10 की घात -12 मीटर, पिकोमीटर ये पूछा है। ठीक, नैनोमीटर अगर पूछता तो 10 की घात -9 लिखते। एंगस्ट्राम अगर पूछता तो 1 एंगस्ट्राम में कितना मीटर, तो 10 की घात -10 हम लिखते। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? पिकोमीटर, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 10 की घात -12 मीटर। निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? अब भौतिक परिवर्तन इसमें से कौन है ये पूछ रहा है। तो रासायनिक परिवर्तन आप खोज लीजिए, अपने आप भौतिक अलग हो जाएगा। तो सल्फर का हवा में जलना तो रासायनिक है, ठीक है। और कार्बन का हवा में जलना जहाँ जहाँ दिया है सब ये रासायनिक है। क्या है? ये सब रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। ठीक है। अब उजला फास्फोरस यानी कि वाइट फास्फोरस को लाल फास्फोरस में बदलना, यही आपका भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। धातु में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि वो जंग जब लगता है तो एक कुछ नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन यहाँ पर पूछा गया था, इस तरीके से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU किसके बराबर होता है? AMU कैसे निकालते हैं? तो आपको पता है, एक AMU बराबर कैसे निकालते हैं? तो 1/12 गुणे कार्बन 12 परमाणु का एक परमाणु को द्रव्यमान आप कह सकते हैं। कार्बन 12 के एक परमाणु को द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व जब करेंगे ना, तो ये ऑप्शन डी आपको मिलेगा, 1.66 गुणे 10 की घात -24 ग्राम। 1.66 आता है तो 1.67 लिख दिया जाता है। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन था तीसरा। चौथा क्वेश्चन देखें, फोर्थ क्वेश्चन, 4.25 ग्राम अमोनिया में अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं? पहले आप मोलों की संख्या निकालते हैं। देखिए, अणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? अणुओं की संख्या बराबर मोलों की संख्या, मोल गुणे आवोगाद्रो नंबर, मोल कैसे निकालेंगे? तो इसी 4 देखिए कैसे निकालेंगे मोल। तो आप ये बताएंगे 4 दशमलव
4.25 में आप भाग दे देंगे इसके अमोनिया के अणुभार से 17 से, ठीक है। और इसमें गुणा कर देंगे कितना, अवगाद्रो नंबर जानते ही हो, 6.022 गुणे चलिए नीचे लिख देते हैं, गुणे 10⁻23। इसको हल कर लेंगे ना तो आपको ऑप्शन बी मिल जाएगा। इसको सॉल्व जब करेंगे तो आपको ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और 3 ग्राम कार्बन को देखें, यहाँ 5वां प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। 3 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन के अधिक में पूर्णतः जलाने पर, अब कार्बन है दिया है और इसको ऑक्सीजन के साथ आप पूर्णतः जलाएंगे तो ये CO2 का भार होता है। CO2 का भार कितना होगा ये पूछ रहा है, 3 ग्राम। अब देखिए जब आप कार्बन लेते हैं, कार्बन ये कितना है, कार्बन का जानते हैं 12, ठीक है। 12 ग्राम जब आप लेंगे O2 के साथ मिलाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, इसका अणुभार निकालिए, 44 ग्राम मिलता है ना। तो एक में निकालेंगे पहले, एक में निकालेंगे तो आपका 44/12 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से ये तो एक में हुआ, लेकिन आप 3 ग्राम में निकालेंगे, जब 3 में निकाल देंगे ना तो यही आपका गुणे 3 कर देंगे तो 3 से ये 4 कट जाएगा और 4 से 44 काटेंगे तो 11 आ जाएगा। उत्तर आपका 11 ग्राम आएगा। कितना आएगा, 11 ग्राम आ जाएगा उत्तर आपका, ठीक है, 11 ग्राम। ये जानते रहिए। नेक्स्ट देखें, न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया, तो सभी लोग जानते हैं, ईंट पर नाचे यानी कि न्यूट्रॉन, चैडविक, जेम्स चैडविक, ये तो बच्चा जानता है, जेम्स चैडविक। देखिए नेक्स्ट आपको हिंदी में दिया है यहाँ, नाभिक बाह्य मतलब नाभिक के बाहर परमाणु क्षेत्र में क्या रहता है, तो नाभिक के बाहर सिर्फ इलेक्ट्रॉन रहता है। नाभिक में अगर पूछता तब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप कह सकते हैं। तो नाभिक के बाहर यहाँ कहा है, आप इंग्लिश से भी इसको देख सकते हैं, इंट्रा नहीं दिया है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली इलेक्ट्रॉन। क्या है, ओनली इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में किसके द्वारा पॉजिट्रॉन को व्यक्त किया जाता है, तो पॉजिट्रॉन को अगर व्यक्त करना है तो आप कह सकते हैं +1E0 से भी दिखा सकते हैं, ठीक है, +1E0 से आप दिखा सकते हैं। और यही है, यहाँ देखें, +1E0 से आप दिखा सकते हैं और यही ऑप्शन में दिया भी है, तो आप यही कह सकते हैं, ठीक। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिट्रॉन रिप्रेजेंटेड, तो आप कह सकते हैं +1E0। पॉजिट्रॉन है तो पॉजिट्रॉन पॉजिटिव से आप समझते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां प्रश्न, किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं रह सकती, तो इसके लिए पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत का नियम जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें, क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कह रहा है, तो ये एक्सेप्शनल है, आपको पता है, आर्गन 18 3d5 4s1, ये पहला ही करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक, क्योंकि ये एक्सेप्शनल है, आप जानते रहिए। इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चला आता है, क्योंकि 3d5 अर्धपूरित जो होता है, हाफ फील्ड d ऑर्बिटल सेकंड नंबर का स्टेबल है, या तो d10 रहे और दूसरे नंबर पर d5 स्टेबल होता है, आपको पता, d10 मोर स्टेबल, उसके बाद d5, इसलिए आप ऑप्शन ए को लगाएंगे, ठीक। ये कितने क्वेश्चन, 10 हो गए। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ से, एक गैस आरंभ में 1 वायुमंडलीय दाब पर है, इसे अपने आरंभिक आयतन के 1/4 में संपीड़ित करने के लिए उस पर प्रयुक्त किया जाने वाला आवश्यक दाब होगा। तो आवश्यक दाब इसका कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए आप, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इसका दाब
ये 4 वायुमंडलीय दाब मिलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके आप देखेंगे तो 4 वायुमंडलीय दाब मिलेगा। आइए आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप इसको अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल के नियमानुसार P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 करेंगे तो P1 आपका 1 दिया ही है, V वॉल्यूम है, और P2 आप 1/4 यानी V/4 कर देंगे तो P2 निकालना है। P2 इज इक्वल टू 4 ATM। कैसे हो जाएगा? तो ये 4 आपका इधर, ये V से कैंसिल तो 4 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर, एक गैस स्थिरांक R का मान SI इकाई में, SI इकाई 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, ये B हो जाएगा। ध्यान दें 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट देखें 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर के क्वेश्चन, 4.4 ग्राम CO2 का STP पर आयतन कितना होगा? तो 4.4 ग्राम कहा है CO2 का, तो STP पर आयतन इसका आप निकालेंगे तो मे बी इसका 2.24 लीटर आ जाए। कैसे? CO2 का हम लोग जानते हैं 44 होगा। CO2 का अणुभार कितना होता है? 44। तो 4 मोल निकालने के लिए आप कैसे निकालेंगे? मोल बराबर, तो मोल बराबर आप निकालेंगे इसका द्रव्यमान ग्राम में, 4.4 और बटे 44 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 मोल आ गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? आप जानते हैं कि 1 मोल में गैस का आयतन होता है 22.4 मोल, 22.4 लीटर। ठीक है, आयतन है ना, तो इतना लीटर। तो इसमें आप गुणा कर देंगे 0.1 से, तो ये आपको मिल जाएगा 2.24 मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना लीटर मिल जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ये निम्नलिखित में, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन गैस डाल्टन के आंशिक दाब नियम का पालन नहीं करती है? तो वही गैस नहीं करेगी जो क्रिया कर लेगी। ठीक है, O2 के साथ CO2 क्रिया नहीं करता, आप जानते हैं। O2 के साथ CO2 नहीं करेगा तो ये तो पालन करेगा। N2 और O2 भी क्रिया नहीं करेंगे, नॉर्मली नहीं करेंगे, है ना। लेकिन Cl2 और SO2 ये नॉर्मली एकदम जनरली क्रिया कर लेंगे, SO2 Cl2 बना लेंगे, तो ये आपका कहेंगे। ठीक है, तो ये जानते रहिए। और CO2 और हीलियम तो क्रिया करता नहीं, ये भी, तो ये आपका C ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, जानते रहिए। तो देखिए डाल्टन के आंशिक दाब नियम का पालन वही नहीं करेगा जो आपस में क्रिया कर ले, तो ये क्रिया कर लेगा तो यही पालन नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। निम्नलिखित में से कौन इसमें मूल मध्यमान वर्ग वेग का व्यंजक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए ये आपका सी वाला यही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखें डेंसिटी है, और वैसे भी यहाँ ये 3 PV, अच्छा हाँ, देखें इसको आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। ठीक, हाँ तो देखिए इसमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फॉर आइडियल गैस आप जानते हैं √3RT/m। अब इसी को आप लिख सकते हैं, ये अंडर रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 आप लिख सकते हैं। तो ये तो ऑप्शन ए में है। और आइडियल गैस के लिए PV = nRT होता है, और 1 मोल गैस के लिए PV = RT आप कहेंगे। n तो 1 ही हो जाएगा, तो RT आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी को इक्वेशन 1 में आप इसको आप रखेंगे तो यहाँ आप 3 PV/m लिख सकते हैं, या इसी को देखिए पावर में आप जब ये रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 आप लिख सकते हैं। ये डी में दिया था। तो हम लोग जानते हैं डेंसिटी
घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में, ध्यान दें अंडर रूट में आप लिख सकते हैं 3 PV अपान m/v, यानी मास को आप m लिख सकते हैं और वॉल्यूम को v लिख सकते हैं। तो ठीक, तो आप अच्छा इसको ये भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ये आपका अंडर रूट 3p दिया, ध्यान देना अंडर रूट 3PV। अच्छा v दिया है ना, तो v से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्यों, ये यहाँ देखें आप इसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे 3p, 1 मिनट रुकिए देख लेते हैं, हाँ तो आप इसको 3PV लिख लिए हैं, ठीक। डेंसिटी आप जानते ही हैं इतना हो जाएगा, तो इसको आप, ये तो आपका ऑप्शन सी दिया गया है ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग इसको चेक करें, ऑप्शन सी में क्या था अभी हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको, ये देखिए 3p/d लिख सकते हैं, 3p/d लिख सकते हैं, और इसी को पावर में 1/2 लिख सकते हैं। तो ये आइए देख लिया जाए, इसको हम लोग देख लेते हैं। हाँ तो देखिए यहाँ पर अंडर रूट 3p/d, अच्छा ये तो लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी 3PV/m ये भी लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, इसमें ध्यान दें ऑप्शन डी सही है, ठीक है, ऑप्शन डी। ये डी वाला हम लोग इसको नहीं लिख सकते, इस तरीके से आप जानते रहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। वांडर वाल समीकरण निम्नलिखित में, आप देखें वांडर वाल समीकरण निम्नलिखित में किसके व्यवहार की व्याख्या करता है, तो ये वास्तविक गैस की व्याख्या करता है, रियल गैस की व्याख्या करता है, ठीक है। रियल गैस, वास्तविक गैस की व्याख्या करता है। अब यहाँ आप देखें, एक द्रव अपने वाष्प के साथ क्वथनांक पर साम्यावस्था में रहता है, औसत में दोनों अवस्था में अणुओं का निम्नलिखित में कौन बराबर होगा। तो इसमें आंतरिक देखें, आंतरिक क्या काइनेटिक, एक मिनट ज़रा देख लेते हैं, हाँ इसमें काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ध्यान दें काइनेटिक एनर्जी। अब ये कहा है एक द्रव अपने वाष्प के साथ अपने क्वथनांक पर साम्यावस्था में है, क्वथनांक पर साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो एवरेज में इसमें गतिज ऊर्जा जो होती है काइनेटिक एनर्जी, ये आपका हमेशा यहाँ बराबर होगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आपको याद रखना है इसमें, टोटल एनर्जी नहीं, न तो पोटेंशियल न तो इंटरमॉलिक्यूलर, काइनेटिक एनर्जी याद रखना। निम्नलिखित में कौन गहन गुण है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी पूछा है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम तो एक्सटेंसिव है, एंथैल्पी भी एक्सटेंसिव, मास भी, तो सरफेस टेंशन आपका जो है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक। इसका इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का हमने एक ट्रिक के, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा, ट्रिक की वीडियो के लिस्ट में। वैसे भी मैं इसमें इसी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें मैं दे दूँगा, वो पूरा लिस्ट है, ठीक। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्रिया CO गैस +1/2 O2 CO2 के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो इसके लिए आप ज़रा ध्यान दें, ये डेल्टा H से ज़्यादा होना चाहिए, ये आपका इंटरनल एनर्जी है ना, डेल्टा E या डेल्टा U आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। हाँ तो देखिए हम लोग ये जानते हैं, वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि H = U + PV होता है। तो डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा PV = डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V। अब देखिए इसमें एट कांस्टेंट प्रेशर का, जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तब क्या हम कहेंगे, तो डेल्टा H जो होगा ये डेल्टा U प्लस P डेल्टा V के बराबर होगा, और P देखिए लेकिन P डेल्टा V बराबर क्या होता है, डेल्टा NG/RT के। और डेल्टा NG/RT कैसे निकालते हैं, देखिए डेल्टा NG कैसे निकालते हैं,
प्रोडक्ट में जितने अणु हैं उसमें से रिएक्टेंट को घटा दीजिए, ठीक है। प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को घटा देंगे तो उसमें आप देख ही रहे थे कि एक में से एक है वही लास्ट में बन रहा है, एक अणु बन रहा है और इसके पहले एक और आधा यानी डेढ़, तो -1/2 आ जाएगा। तो डेल्टा एन जी आपका -1/2 और तो एक एक है, तो देखिए डेल्टा एन जी निकाल दिया गया। एक में से ये निकालेंगे एक सही, एक में से एक सही 1/2 आप घटाएंगे तो -1/2 आ जाएगा। और इस तरीके से अगर आप डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू -1/2 आर टी निकालेंगे तो ये देखिए इधर प्लस हो रहा है। अब ज़्यादा, अब आप खुद समझ सकते हैं कि डेल्टा एच जो है, डेल्टा यू जो है ये ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि इसमें डेल्टा एच में इतना जोड़ना पड़ रहा है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि इसका मान ज़्यादा है डेल्टा यू का, इसीलिए डेल्टा यू, चाहे डेल्टा यू लिखिए, हाँ ये भी जानते रहिए, चाहे डेल्टा यू लिखिए चाहे डेल्टा ई लिखिए, ये ज़्यादा है डेल्टा एच से। तो डेल्टा एच से डेल्टा ई आप इसी को लिख सकते हैं, डेल्टा यू भी लिख सकते हैं, ग्रेटर दैन डेल्टा एच, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी यौगिक का एंथैल्पी बराबर होता है। एंथैल्पी हमेशा हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होता है, ठीक है। किसी यौगिक का एंथैल्पी हमेशा क्या होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होता है। नेक्स्ट है, कम दाब अभिक्रिया में किस अभिक्रिया के अनुकूल है। कम दाब की बात कभी भी आ जाए, कम दाब की बात कभी भी आ जाए तो ध्यान देना है कि जो आपका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट हमेशा वहाँ पर ज़्यादा मॉलिक्यूल होने चाहिए। कम दाब में प्रोडक्ट में ज़्यादा मॉलिक्यूल हो। तो अब आप देखो कम दाब में यहाँ पर एक है, एक मॉलिक्यूल है, लेकिन प्रोडक्ट में 2 मॉलिक्यूल है, तो यहीं लग रहा है। दूसरे में यहाँ दो, एक N2 का एक है और इसके 3 1 4 है, 4 इधर है और इधर 2, प्रोडक्ट में ज़्यादा नहीं है तो ये तो गलत हो गया। अब यहाँ 2 1 3 और यहाँ 2 ही है, प्रोडक्ट में यहाँ भी कम है तो ये भी नहीं होगा, और इनमें सभी हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। लो प्रेशर पर ऑलवेज आप याद रखे रहिए वही फेवरेबल होगा जहाँ पर प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के लिए Kp बराबर Kc होगा। Kp बराबर Kc जहाँ पर आपके मोल्स बराबर हो जाएं। यहाँ पर 2 देखिए 2 अणु है, यहाँ भी 2 अणु है, तो यही बराबर लग रहा है। और यहाँ 2 1 3 है, यहाँ 2 है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ 3 1 4 है और यहाँ 2 है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि अभिक्रिया 2AB साइन ऑफ रिवर्सिबल A2 + B2 के लिए साम्य स्थिरांक का मान 49 दिया है, तो अभिक्रिया AB के लिए, अच्छा ये 2 कैंसिल हो रहा है, 2 से ये भी कैंसिल होगा, यानी कि 2 1/2 ठीक, 1/2, इसका मतलब 1/2 से 1/2 का मतलब ये है, अगर 49 का 1/2 आप कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप इसका वर्गमूल ले लीजिए, तो 7 आना चाहिए, 7 7 49, तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें 2 लीटर वाले फ्लास्क में एचआई के 64 ग्राम की सक्रिय मात्रा होगी। 2 लीटर वाले फ्लास्क में एचआई के 64 ग्राम की, तो इसमें देखिए 2 लीटर का रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, इसको निकाल दीजिए, ठीक है। सक्रिय मात्रा कैसे निकालते हैं, सक्रिय मात्रा कभी भी निकालना हो तो आप उसमें मोलों की संख्या मोल पर लीटर आप कह सकते हैं कि ये सक्रिय मात्रा जो निकालेंगे, सक्रिय मात्रा ये मोल पर लीटर, इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। हाँ तो देखिए यहाँ पर ये आपका एक्टिव मास यानी जिसे सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं,
नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, है ना, मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। अब कैसे हम मोल निकालेंगे, तो वही मास द्रव्यमान ग्राम में बटे उसका मोलर मास, तो ये तो आप जान रहे हैं। अब इसको आसानी से आप निकाल दोगे। 64 दिया है और एच आई के आठ द्रव्यमान 128 होगा और लीटर में 2 लीटर दिया, 2 से भाग देंगे तो 0.25 आ जाएगा। तो ईजी है, इसको आप निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप एच आई का तो जान ही रहे हैं, 128 हो जाएगा, 128 हो जाएगा। 64 में 128 से भाग देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 64 दूनी यानी कि 1/2 आप कह सकते हैं। देखिए कितना सिंपल है, ये तो आसानी से हो जाएगा। यानी आप ऐसे निकालेंगे, जब इसका सक्रिय मात्रा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 64/128। फिर से यहाँ देखिए 64/128, ये क्या हम निकाल रहे हैं, सक्रिय मात्रा, ठीक है। और ये तो आपका मोल निकल आएगा, फिर बटे 2 करेंगे तो ये 64 के 64, 64 दूनी तो 1/2, यानी ये 1/4 आएगा। 1/4 को हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 0.25 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका 24 का डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर देखते हैं। 10 की घात -4 एम मतलब मोलर यानी मोलरता आप कहते हैं, ठीक है। इतना मोलर NaOH घोल के pH का मान होता है। अब यहाँ OH दिया है, ध्यान दें। तो NaOH को आप डिसोसिएट करेंगे तो OH का नंबर कितना आ जाएगा, 10⁻⁴, ठीक है, 10⁻⁴ आ जाएगा। अब आप इसका वो निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे, हम लोग जान रहे हैं कि अब इसका हम H+ निकालेंगे। H+ आप निकालिए, या फिर ऐसे POH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है उस फार्मूले से। तो आप -14 में से इसको आप निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, 10, ठीक है। इस तरीके से ये बी वाला करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। NaOH पूछा है, ध्यान देना है, NaOH। और ये अगर HCl या कुछ अम्ल देता तब हम उसको कह सकते थे कि हाँ 4 ही होगा। तो याद रखिए यहाँ NaOH दिया है, 10 हो जाएगा। वही pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 आप जानते हैं। पहले आप निकाल देंगे इसका OH माइनस आप निकाल देंगे तो ये जो आपका दिया गया है, इसे आप उसको 10⁻⁴ में डिवाइड कर लेंगे। 10⁻⁴ में डिवाइड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 10⁻⁻। तो आपका POH जो है, POH वो आप निकाल देंगे, OH माइनस निकल गया तो POH 10 हो गया। देखिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। जैसे इसको डिसोसिएट करेंगे तो आप जान रहे हैं कि कितना हो जाएगा, OH माइनस आ जाएगा 10⁻⁴, ठीक है। तो इतना दिया गया है। अब हम लोगों को पता है कि अगर हमें यहाँ पर तो OH ये आयनों की संख्या आ गया, ठीक है। OH के आयनों की संख्या इतना आ गया, क्योंकि इसको डिसोसिएट करेंगे। OH माइनस आयनों का संख्या को इतने में निकालने के लिए 10⁻⁴ में 10⁻⁴, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आपका 10⁻⁻ आ जाएगा OH माइनस, ठीक है। अब यानी कि OH माइनस आयनों की संख्या तो इतना आ गया, तो POH जो होगा आपका वो 10 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। किसी दुर्बल अम्ल जिसका विघटन स्थिरांक Ka है एवं सांद्रण C है, इसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान बराबर होगा। हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान √Ka/C होगा, ठीक। ये आप निकालेंगे, देखेंगे। निम्नलिखित में कौन लेविस अम्ल नहीं है। लेविस अम्ल कौन नहीं है, तो ये तो लुईस अम्ल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सहसंयोजी बंध होता है और इसके आप अष्टक नहीं पूरा होंगे। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यानी 6 ही होगा। तो ये तो लुईस अम्ल है, ये भी लुईस अम्ल है, ये भी है, लेकिन ये आप जान रहे हैं लुईस क्षार है,
ठीक है, तो यही नहीं है। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन ब्रांस्टेड अम्ल एवं क्षार दोनों की तरह व्यवहार करेगा? तो दोनों की तरह व्यवहार करने वाला यही है, ये H+ निकाल भी सकता है, H+ ले भी सकता है। तो ये H+ निकालेगा अगर, तो देखो क्या होगा, NH2- बना लेगा और H+ ले लेगा तो NH4+ हो जाएगा। तो यही है NH2- का संयुग्मी अम्ल कह रहा है, कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड जब कभी पूछे तो इसी में प्लस कर दिए करिए H+ को ऐड कर दोगे NH2- में तो NH3 मिल जाएगा। ठीक है, अगर NH3 का कॉन्जुगेट पूछता, ठीक है, कॉन्जुगेट अगर एसिड पूछता तब हम C निकाल देते, लेकिन ये NH2- का पूछा है, ध्यान दें। अगर कभी कॉन्जुगेट बेस पूछे तो एक H+ निकाल दीजिए। निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? तो सबसे प्रबल अम्ल अभी ऐसा कभी भी मिले तो आप क्या करो, जैसे HClO, HClO2, HClO3, HClO4, तो इसमें सेंटर वाले का Cl का आप क्या निकाल दो, ऑक्सीकरण संख्या। तो इसका आप निकालेंगे तो Cl का इसमें निकालेंगे तो +7 आएगा। ठीक है, इसमें निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा +3। ठीक है, इसमें निकालेंगे तो +5 आ जाएगा, इसमें निकालेंगे तो आ जाएगा +1। सबसे ज़्यादा ये कौन किसमें ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है? Cl का, HClO4। तो ये निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है? HClO4, याद रखे रहिए। निम्नलिखित में कौन रिडॉक्स अभिक्रिया है? रिडॉक्स अभिक्रिया के लिए आप क्या करेंगे, देखिए, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। रिडॉक्स का मतलब ही वही है, रिडॉक्स में तात्पर्य है रिडॉक्स। कैसे बना है? रेडॉक्स, यानी जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, वही रिडॉक्स है। तो कैसे आप पहचानेंगे इसको? बहुत आसान है इसको निकालना। देखिए कैसे, Na का इसमें आयन, Na पर +1 है, यहाँ भी +1 है तो बदला नहीं। Br का -1 है, यहाँ भी -1 है, बदला नहीं। H पर भी +1 यहाँ भी है, यहाँ भी ये नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर H2 है, 0 चार्ज है, ब्रोमीन पर 0 है, जबकि हाइड्रोजन के यहाँ से इस हाइड्रोजन में जाएंगे तो +1 आ गया है, और यहाँ से इस ब्रोमीन में देखेंगे तो -1 आ गया है। तो एक में तो 0 से बढ़ गया और एक 0 से घट गया, यानी कि दोनों हुआ। C ऑप्शन आपका करेक्ट, यही C वाला सही है। ठीक है, इसमें रिडॉक्स यही है। तो इस तरीके से पकड़ सकते हैं आप। 32 नंबर क्वेश्चन देखें। अभिक्रिया C+H2O में CO+H2 में H2O कार्य करता है। H2O जो है ये कैसे निकालेंगे, देखिए, H2O कार्बन से, कार्बन में आप जाइए जरा, H2O का पूछ रहा है, लेकिन यहाँ कार्बन का 0 से +2 में गया, तो हमें H2O का पूछा है तो और क्या निकालें, इसी के निकाल देते हैं। H2O का निकालिए, H2O से देखिए H2 बना है और इसी से H2 बना है, तो इसमें +1 से 0 गया, +1 से 0 गया, इसका मतलब ये है कि घटा है, और घटने पर अपचयन होता है, तो यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ध्यान देना है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है, और कोई भी इसमें सही नहीं है, बस यही ऑप्शन ए सही है, ऑक्सीकारक। ठीक है, देखिए, परक्लोरिक अम्ल में क्लोरीन का ऑक्सीकरण से अभी निकाले थे, वही परक्लोरिक यही है, HClO4 जो देख रहे हैं। इसमें ऑक्सीकरण अवस्था पूछे तो 4, एक ऑक्सीजन पर -2 होता है, तो 4 दूनी 8, और इसका +1 होता है। तो आप जान रहे हैं, या तो देखिए +7 आएगा, आपको निकाल के दिखा देते हैं ना। देखिए HClO4, ठीक है, Cl का यहाँ पर पूछ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, तो इसका X मान लीजिए। हाइड्रोजन का +1 होता है, और प्लस और प्लस, इसका जान रहे हैं कितना होगा, एक ऑक्सीजन -2 होगा, तो 4 है, गुणे 4 कर दीजिए। ठीक है, तो +1 और +X और प्लस माइनस से -8। ठीक है,
तो ये बराबर 0 का हो गया, तो x बराबर कितना होगा, -8 बराबर के उस साइड जाएगा तो +8 हो जाएगा, और ये +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो +7 आ गया ना, +7 ध्यान दें। इस तरीके से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, K2Cr2O7 में क्रोमियम का आप निकालेंगे तो 7 दूनी 14, 14 से 2 निकाले 12, 6 दूनी 12 +6 आ जाएगा। इसमें वही x मान के निकाल दोगे, सिंपल है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों का कार्य करता है। तो इसमें देखिए कैसे पता चलेगा। H2S में आप सल्फर के ऊपर देखिए -2 है, ठीक है, और इसमें सल्फर के ऊपर आप चेक करेंगे तो 3 दूनी 6 +6 है, ध्यान दें। ऑक्सीजन का -1 है, यानी ऑक्सीजन का -2 भी होता है, आप जानते हैं -2 भी होता है। तो ये और यहाँ पर +6 है, तो ठीक है, ऑक्सीकारक अपचायक दोनों की तरह इसमें कार्य करेगा। कौन आपका, यही H2O2, ध्यान देना है। H2O2 ये सबसे कम है, ये हाईएस्ट है, ये बीच में है, -1 है, ये अभी -1 है, तो इससे और कम हो सकता है, आप जान रहे हैं, यानी -2 भी हो सकता है। तो H2O2 को ही आप यहाँ प्रेफरेंस देंगे। अष्टक का नियम किसने दिया, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम है, सब जानते हैं। मेंडलीव का आवर्त नियम निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, तो परमाणु भार पर आधारित है, मेंडलीव का पूछा है यहाँ। तो बेरिलियम का गुण निम्नलिखित में से किससे मिलता जुलता है, तो आप जानते हैं वो विकर्ण संबंध, जैसे बेरिलियम, लिथियम देखते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ये दूसरे आवर्त के तत्व, तीसरे आवर्त के तत्व से, तीसरे में कौन आएगा, जैसे सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, ये तिर्यक ये गुणों में समानता रखते हैं, इसी को हम विकर्ण संबंध कहते हैं। तो ये प्रश्न पूछा है बेरिलियम का गुण, बेरिलियम का तो एल्युमिनियम से मिल रहा है, बेरिलियम का किससे मिल रहा है, एल्युमिनियम से। तो इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं। निम्नलिखित में किस धन आयन का आकार सबसे छोटा है, कैसे निकालेंगे। देखिए, धन आयन का आकार अगर कभी भी पूछे तो आप कैसे निकालेंगे। इसमें आप देखिए इसका परमाणु क्रमांक कितना है, इसका परमाणु क्रमांक अगर आप देखेंगे तो 11 है, और इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 में आप 11 से भाग दीजिए, और इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 10 में कितने से भाग देंगे, इसका क्रमांक मैग्नीशियम 12 होता है, ठीक है। इसमें देखिए कैल्शियम दिया है, तो इसका तो होगा 40 इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन रुकिए, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका 20 में से 2 चला गया तो 18 ही होगा, 18 में 20 से भाग देना है। ऐसे आप इसमें क्या करेंगे, इसमें यहाँ 10 में 13 से भाग देंगे, क्योंकि क्रमांक 13 होता है। तो सबसे कम मान किसका आएगा, देखिए यहाँ इसको काट दीजिए, ज़रा काटेंगे तो आपको 2 9 18, 2 9 18, और यहाँ 2 10 20, 9 में 10 से भाग देंगे, और 10 में 13, सबसे छोटा यानी कम मान इसी के आएगा, सबसे कम मान इसी में आएगा। तो ये आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से निकालते ही हैं इसको, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक ही आवर्त का सदस्य है, एक ही आवर्त में, आवर्त कहा है, ध्यान देना, आवर्त मतलब 7 आवर्त जो होते हैं इस तरीके से, ऐसे वर्ग नहीं पूछा है, ठीक है। अगर वर्ग पूछता तब तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हो जाता, लिथियम, मैग्नीशियम, ये तो आप उसमें कैल्शियम, लेकिन इधर आ जा रहा है, ये तो होगा नहीं, ये होगा, ठीक है, निकल, कॉपर, जिंक, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये आवर्त पूछा है। वैद्युत संयोजक बंधन बनता है, वैद्युत संयोजी बंध कैसे बनता है, विपरीत यानी अपोजिटली चार्ज आयन के बीच में बनता है। निम्नांकित में कौन सा एक रैखिक है, एक रैखिक मतलब लीनियर कौन है, लीनियर। तो देखिए कार्बन पर कोई अन्य इलेक्ट्रॉन नहीं है, डबल बॉन्डेड, दो चार ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट में, बाह्यतम कोश में, तो ये इस तरीके से बध जाते हैं, जान रहे हैं, ये लीनियर होता है।
इसमें आप नाइट्रोजन पर लोन पेयर देखेंगे, SO2 में सल्फर पर लोन पेयर देखेंगे, ClO2 में क्लोरीन पर लोन पेयर, तो ये आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखें 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। CuSO4 इंटू 5H2O में उपस्थित बंधन है, यानी कि इसमें बॉन्ड कौन कौन से प्रेजेंट हैं। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें वैद्युत संयोजी बंध भी है, सहसंयोजी उपसहसंयोजी सभी हैं इसमें, ध्यान दें। और इसका स्ट्रक्चर आपको दिखा देते हैं हम, ठीक, जिससे कन्फ्यूजन दूर हो जाए। हाँ, तो इसमें आप जरा देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तो ये प्लस दिया है, ये माइनस दिया है, ये आपका क्या हो गया, वैद्युत संयोजी। ठीक है, और सहसंयोजी बंध कहाँ हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। देखें यहाँ यही सब सहसंयोजी बंध है। ठीक है, अगर इसमें कहीं हाइड्रोजन बंध भी दिया होता तो वो भी सही रहता, ध्यान देना। और ये उपसहसंयोजी बंध है, ये आपके उपसहसंयोजी बंध हैं। ठीक है, ये उपसहसंयोजी बंध है। तो इस तरीके से इसमें तीनों बॉन्ड प्रेजेंट हैं, इसको याद रखें। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि इसमें तीनों बॉन्ड होता है। अगर हाइड्रोजन बंध दिया होता तो वो भी सही रहता, बट वो दिया ही नहीं है। निम्नलिखित में किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता, तो हाइड्रोजन बॉन्ड नॉट फॉर्म किसमें नहीं बनता। देखिए कभी O से H जुड़ा रहेगा, बनेगा क्या, फोन याद रखे रहिए, फोन याद रखे रहिए, फोन फ्लोरी, इन तीनों कभी हाइड्रोजन कहीं अगर जुड़ा रहे तो हाइड्रोजन बंध है। F से जुड़ा रहे, O से जुड़ा रहे, N से, फोन याद रखे रहिए। O से तो जुड़ा है, N से भी जुड़ा है, O से भी जुड़ा है, लेकिन यहाँ जरा देखें, यहाँ नहीं जुड़ा है, तो ये इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं है, D। नेक्स्ट देखिए, द्रव ऑक्सीजन अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो ये आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, या मोटी से आप निकालेंगे तो इसमें 2 आएगा। ट्राइटियम निम्नलिखित में किसका समस्थानिक है, हाइड्रोजन का, सभी को पता है ट्राइटियम 1H3, ट्रिटियम जिसे आप कहते हैं। ठीक है, ट्रिटियम। निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील कौन है, तो सबसे ज़्यादा अगर कभी पूछे, ध्यान देना, सबसे ज़्यादा तो इसमें सामान्य हाइड्रोजन होता है, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। देखिए कभी पूछा जाए तो सामान्य हाइड्रोजन पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर नवजात। ठीक है, उसके बाद तब नंबर आएगा किसका, तब आर्थो का नंबर आएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील, तो याद रखिए सामान्य हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा। जल के अणु की आकृति होती है तो वी शेप्ड, सभी को पता है, क्योंकि इसमें आपको पता है हाइड्रोजन और 2 लोन पेयर होते हैं, इसमें 2 लोन पेयर होते हैं, तो वी आकृति होती है, वी शेप्ड। क्षार मृदा धातु का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, क्षार कहा है, क्षारीय मृदा धातु कह रहा है। क्षारीय मृदा धातु में कौन कौन आएंगे, तो बेरिलियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे तो कितना हो जाता है, NH2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, NaOH के निर्माण ब्रायन विलेन के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। तो अपक्रिया के उत्पाद क्या हैं, तो अपक्रिया के उत्पाद में क्लोरीन और हाइड्रोजन भी रहता है। ठीक है, NaOH जब निर्माण होता है तो Cl2 और H2 भी होता है, याद रखे रहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। देखिए निम्नलिखित में कौन थर्ड ए या फर्स्ट बी के सदस्य नहीं है। देखिए फर्स्ट, जैसे आप यस ब्लॉक में जाते हैं तो यस ब्लॉक में आपका हाइड्रोजन है, और यहाँ पर आपको लिथियम और यहाँ बेरिलियम, तो ये आपका फर्स्ट ए है, ये तो फर्स्ट ए है, ये सेकंड ए है, सेकंड ए, और बीच में यहाँ डी ब्लॉक होता है। और यहाँ आप देखेंगे तो बोरान आपको मिलेगा, है ना, बोरान। तो ये बोरान जो देख रहे हैं यही थर्ड ए है, यही थर्ड ए है। तो इसमें इसका ट्रिक भी याद होगा आपको, है ना, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। अब यहाँ पूछ रहा है कि इसमें सदस्य नहीं है,
तो बोरान, बोरान तो है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम भी है। और इसके बाद इंडियम दिया, इंडियम भी है। तो ये जो जर्मेनियम देख रहे हैं, गैलियम तो है ही, जर्मेनियम, इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? सी। ठीक है, थर्ड ए या फर्स्ट बी का सदस्य नहीं है कौन? जर्मेनियम। हीरा में बंधन की प्रकृति होती है। हीरा, डायमंड आपको सबको पता है कि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक, प्रयोगशाला में सबसे पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया बनाया गया था और सबसे पहले वोलर ने बना करके जैव शक्ति सिद्धांत को खंडित किया था। कार्बनिक यौगिक में तत्व के संयोग का आधार प्राय होता है। तत्व का कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजकता होता है, जानते हो, सहसंयोजी बंध होते हैं। ठीक है, सहसंयोजी आपको पता है। और इसके बाद इसमें ये क्या दिया, एक और क्वेश्चन दिया है कार्बनिक यौगिक। ठीक है, 54 दिया। और इसके बाद यहाँ पर देखें 55 नंबर का क्वेश्चन, एस्टर में उपस्थित, यही थोड़ा सा धुंधला आ गया, इसको आप एडजस्ट करिए। एस्टर में उपस्थित क्रियाशील मूलक कौन है? एस्टर में COOR है। ठीक है, इसको जानते हो। निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी एमीन है? देखिए, जब कभी भी सेकेंडरी पूछे, प्राथमिक में NH2 है, ये प्राथमिक में है, यही है सेकेंडरी NH, और ये आपका तृतीयक हो जाएगा। सेकेंडरी यानी द्वितीयक पूछा है तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर आप जरा देखें कि CH3CHO का IUPAC नाम पूछ रहा है और यहाँ पर एल्डिहाइड है। जरा देखें कितना आसान है। एक कार्बन, दो कार्बन, दो ही कार्बन है तो एथ, पहले देखो कहाँ एथ। ठीक है, एथ प्लस एन प्लस अल, एथेनल, अल इसका होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, CH3CH2CH2OH का IUPAC नियम। इसमें एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, तीन कार्बन को प्रोपेनल यानी प्रोपेन 1 आल आप कह सकते हैं। क्या हो गया? प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 आल एल्कोहल है तो प्रोपेन 1 आल, इसका ए सही होगा 58 नंबर का। 59 नंबर देखिए, एथेनॉल का एक समावयव है। एथेनॉल, एथेनॉल मतलब C2H5OH, इसी को आप लिख सकते हैं। इतने ही सब कुछ रहेंगे। आप देखिए CH3OCH3 एकदम मिलता जुलता, एक कार्बन, दो कार्बन, इसमें भी दो कार्बन, तीन हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, 6, 5 यहाँ, एक यहाँ, 6, एक ऑक्सीजन बीच में यहाँ, तो डाई मेथिल ईथर आप कह सकते हैं। ये बी वाला समावयव है। C4H10O में टोटल 7 इसके समावयवी संख्या होते हैं। 4 होता है एल्कोहल का और 3 होता है ईथर का, तो 4 3 7 यही होते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रकाश सक्रिय यौगिक है? प्रकाश सक्रिय देखिए 1 पेंटेनॉल, ये तो होगा नहीं, 2 पेंटेनॉल चेक करते हैं, यही हो जाएगा। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 2 कहीं से भी गिन लीजिए, मान लो इधर से गिन लिए, OH लगा दिया। ठीक है, यहाँ H है। अब इस कार्बन से चारों भिन्न जुड़े होने चाहिए, तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन जोड़ लेंगे, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखें ये ग्रुप अलग मिलेगा, H अलग मिलेगा, OH अलग मिलेगा, CH3 अलग मिलेगा, तो यही आपका बी वाला ऑप्शन एकदम फैक्ट इसमें बैठ रहा है। प्रकाश सक्रिय में कायरल होना चाहिए। ठीक है, तो कायरल कार्बन है। मेथेन अणु में कार्बन परमाणु का संकरण पूछा है यहाँ, हाइब्रिडाइजेशन। तो मेथेन में sp3 सब जानते हैं। मेथेन में आप ऐसे H जोड़ेंगे तो कितने इसमें सिग्मा बॉन्ड हैं? सिग्मा बॉन्ड आप निकालो, 4 सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड जहाँ रहता है वहाँ sp3 संकरण होता है। ठीक है, पाई बंधन की शक्ति सिग्मा बंधन की तुलना में पाई तो कम ही होगा, इसकी शक्ति कम होती है। निम्नलिखित में किसमें इलेक्ट्रॉन का 3 युग्म होता है? 3 युग्म ध्यान दें, मुक्त मूलक में तो 3 युग्म के अलावा ज़्यादा होगा, कार्बोकैटायन में होगा। ठीक है, इसमें तो टोटल इलेक्ट्रॉन 3 युग्म और एक और यानी 7 होते हैं। कार्बोरेडायन में तो आप जानते हैं 8 होगा, और इसमें कितना होगा? 6 होगा। 6 3 युग्म को देख रहा है, इसलिए आपका कार्बोकैटायन हो जाएगा।
निम्नलिखित में कौन नाभिक स्नेही नहीं है? नाभिक स्नेही, अब आप देखें, न्यूक्लियोफाइल, इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल है वह, है ना। न्यूक्लियोफाइल में आप ज़रा देखिए, आप खुद समझिए, ये आपका जो है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ भी लोन पेयर है ऊपर और यहाँ भी है, तो ये नहीं है, ठीक है, नाभिक स्नेही नहीं है। दो क्रमिक एल्केन भिन्न होते हैं, CH2 से भिन्न होते हैं, आप जानते हैं, ये तो सजाती श्रेणी पढ़े होंगे, होमोलॉगस सीरीज, तो आसान है। एक पदार्थ के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से एथेन प्राप्त होता है। ये पोटेशियम एसीटेट, आप कोल्बे मेथड आप पढ़े होंगे, है ना, यही है पोटेशियम एसीटेट से। वह यौगिक जो क्षारीय MnO4 को रंगहीन करता है, ये आपका एथिलीन है, ठीक है, ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये ही आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोकार्बन है? तो यूरिया तो नहीं, ये बेंजीन हो जाएगा। यूरिया में हाइड्रोकार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी है, अमोनियम साइनेट में भी तो नाइट्रोजन है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त से ही अवक्रिय करके बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। तो देखिए, इस तरीके से हम लोगों ने 70 प्रश्न हल कर लिया है। अब सेक्शन बी में ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन हैं सिंपल, इनको मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने मित्रों को भी शेयर करिए। अगर आपको कुछ हेल्प मिला हो तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।